नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का जो पार्ट है समास। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया था कि समास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मतलब हिंदी की जो भी क्लासेस थी जो अभी तक नहीं चली है वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था, आप जाकर के उसको देख डालिए पूरा। अब हम लोग आगे जो है क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे की आज की पहली क्लास होने वाली है समास। तो चलिए देखते हैं समास में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, और उसके आगे हम लोग आज जो है समास का एक पार्ट कंटिन्यू करेंगे और सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा समास हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, या साथ ही साथ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, बाकी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए कुछ और भी जो स्पेशल चीजें की जा रही हैं तो जल्दी ही आपको दिख जाएंगी, तो आपको लगेगा कि अभी तक इतने दिनों से क्या काम चल रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समास। ठीक है, तो समास क्या है, समास का क्या अर्थ होता है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, और ये प्रश्न आपके बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है कि समास का क्या अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या होगा, या तो संक्षेपीकरण करना या तो संक्षेप अगर आपको दिया है तो ये आपके समास का अर्थ हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। समास का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो ये होता है सम और धन आस। ठीक है, सम धन आस। सम मतलब होता है समीप, आस मतलब होता है बैठना, मतलब कि पास पास बैठना। जब पास पास बैठेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो पद होते हैं जो दूर दूर होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पास पास कर दिया जाता है, विभक्ति को हटा दिया जाता है, या उनके बीच से चीजों को हटा दिया जाता है, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करें कि समास का विलोम क्या होगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, या इसे ही कहते हैं समास विग्रह। अब व्यास का क्या अर्थ होगा, व्यास को लिखेंगे हम लोग तो वी धन आस। ठीक है, व्यास को लिखेंगे वी धन आस, और वी धन आस जब लिखेंगे तो देखिए, वी मतलब होता है उसको हटाना, दूर दूर करना, और आस मतलब होता है बैठना। तो जब दूर दूर बैठाएंगे तो व्यास हो जाएगा, मतलब कि समास का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम समास की परिभाषा एक बार देखें तो परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक जो शब्द होंगे उनके मेल से नए शब्द तो बनते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, सार्थक जरूर होने चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां शब्दों का मेल हो रहा है, संधि में आप वर्णों का मेल करते हैं, तो दोनों में अंतर समझ के चलिए, शब्दों का मेल और वर्णों के मेल में। ठीक है, अब देखिए समास है क्या, समास जो होता है ये शब्द संरचना की एक इकाई है, मतलब कि नए शब्दों को बनाने की एक इकाई होती है। कौन कौन सी इकाइयां होती है शब्द संरचना की, तो शब्द संरचना की 4 इकाइयां होती हैं, जिनमें एक है संधि, एक है समास, एक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। मतलब कि इन 4 तरीकों से हम नए शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो यही शब्द संरचना की इकाई होती है। तो आपके ये समझ में आ गया है कि समास का क्या अर्थ होता है। ठीक है, विलोम आपके समझ में आ गया, परिभाषा क्या होती है ये भी आप समझ गए हैं, और सामासिक पद क्या होता है, ये मतलब अब यहां पर आपको देखना सामासिक पद। तो सामासिक पद क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए। देखिए, जब आप किसी शब्द को, ठीक है, बनाते हैं समास के माध्यम से, तो वो होता है उसका जो शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राजा का पुत्र। ठीक है, लिख दिया राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र ये क्या है, ये शब्दों का समूह है। लेकिन जब इसको हमने जोड़ करके लिखा, समास कर दिया इसका, तो हो गया राजपुत्र। ठीक है, अब ये जो राजपुत्र मिला आपको, ये हो गया आपका सामासिक पद हो गया। ठीक है, इसका आप समास विग्रह करेंगे या समास का व्यास करेंगे तो बनेगा राजा का पुत्र बनेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो इधर का होता है ये सामासिक पद होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे और कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। देखिए, अब समास के प्रकार अगर हम लोग देखें तो समास कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आप पढ़ेंगे 2 चीजें, एक आपको मिलेगा 4 प्रकार का और एक आपको मिलेगा 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बताता हूं कि कैसे 4 और कैसे 6 होता है। तो एक आपको देखना है पदों की प्रधानता के आधार पर, अगर ये पूछा जाए आपसे, वैसे अगर देखा जाए तो सही मायने में अगर देखा जाए तो यही सही होता है। ठीक है, कि पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। ठीक है, तो समास के मुख्यतः 4 ही प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोग आपको 4 ही प्रकार पढ़ाएंगे, लेकिन वर्तमान में हिंदी में 6 समास पढ़े जा रहे हैं, तब भी पढ़े जाते थे, लेकिन 4 में से भेद बता दिया जाता था उसमें। ठीक है,
तो इसीलिए वो 4 प्रकार हो जाते थे और अब जो है उन्हीं को अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको नाम दिया गया पदों की प्रधानता के आधार पर कि कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, तो पदों की प्रधानता। अब प्रधानता क्या होता है? प्रधान का मतलब ये होता है कि प्रधान का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य पद। जो मुख्य पद होगा वही प्रधान पद होगा। इसके बाद जो होगा वो द्वितीय पद होगा या उत्तर पद होगा, उसे द्वितीय या उत्तर पद कहेंगे, या इसे ही हम कह सकते हैं गौड़ पद, जो दूसरा वाला पद आएगा। ठीक है, तो प्रधान पद जो होगा उसी के आधार पर निर्धारित होता है समास। ठीक, तो पदों की प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए तो समास 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कैसे कैसे? एक होता है प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिया था राजपुत्र। क्या लिया था उदाहरण? राजपुत्र लिया था। तो इसमें क्या होगा? पदों की प्रधानता के आधार पर समास, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें राज और पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये आपका होगा जो है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें जब हम देखेंगे तो जो राज है, ठीक है, राजा, तो राज जो है ये जो है आपका प्रथम पद होगा, और अगर यहां की बात करें तो ये द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद या द्वितीय पद। अब देखिए, जब प्रथम पद प्रधान होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रथम पद प्रधान के अंतर्गत है, और जब द्वितीय पद प्रधान होगा तो द्वितीय पद प्रधान में चला जाएगा, उसके हिसाब से उसमें समास बनेगा। ठीक है, अब यहां पर पुत्र प्रधान है। ठीक है, तो राजा का पुत्र, यहां पर पुत्र प्रधान हो रहा है, तो ये मतलब कि बाद वाला पद प्रधान है, इसका मतलब द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होगा। तो ये आप पहले प्रथम पद और उत्तर पद समझ गए। ठीक है, आप जो पहले आएगा वो प्रथम पद और बाद वाला उत्तर पद। अब यहां देखिए 4 प्रकार हो गए। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होगा तब, ठीक है, 2 ही पद हैं, या तो ये प्रधान होगा या तो ये प्रधान होगा, या तो दोनों प्रधान होंगे या तो दोनों प्रधान नहीं होंगे। ठीक है, तो जब प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होगा, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है कि जब द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, और तीसरा है उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। चौथा है कि जब कोई पद प्रधान ना हो, मतलब उभय पद अप्रधान हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका चौथा प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रधान होगा? कोई तीसरा जो है प्रधान बन जाएगा, जैसे बहुब्रीहि समास में आप देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्व पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान में एक समास आपको पढ़ना है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला द्वितीय या उत्तर पद प्रधान में आपका एक ही समास आता है, तत्पुरुष समास। लेकिन होता क्या है? तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। मैं यहाँ पे आपको समानाधिकरण और व्यधिकरण नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। नहीं तो जब आप उसमें पढ़ते तो आपको समझ में आता कि ये समानाधिकरण तत्पुरुष के ये 2 भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। व्यधिकरण तत्पुरुष के जो आपके विभक्ति वाले भेद होते हैं वो व्यधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अब क्या है? अब आपको सब अलग अलग ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें उभय पद प्रधान, ये पूछा भी गया है प्रश्न में। ठीक है, कि जो है यदि किसी समास के दोनों पद प्रधान हो तो वो कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अन्य पद प्रधान या कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उभय पद अप्रधान हो जाते हैं तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं बार बार कि दोनों पद जो दिए होते हैं उसके अलावा कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे आपने अगर पढ़ा है, जो मैंने प्लेलिस्ट आपको दी है, उसमें योग रूढ़ शब्द जो आते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार। और अगर हिंदी में वर्तमान में हम पूछे कि हिंदी में समास के सामान्य प्रकार कितने, तो अब हिंदी में हम लोग 6 प्रकार पढ़ते हैं, 6 को अलग अलग। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब तो ये आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो ही गई होंगी। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला, और यही इसमें भी होता है। ठीक है, यही इनमें भी होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए यहां पर आपको एकदम साफ साफ दिया गया है। ठीक है, दोनों में उत्तर पद प्रधान। और अगर हम बात करें जो है बहुब्रीहि का, तो इसमें दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अब एक एक को हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे उदाहरणों के माध्यम से। देखिए पहला जो आपका है, पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, और इसमें क्या आपको पढ़ना है कि प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है तो उत्तर पद क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जो प्रथम पद होता है ये अव्यय या उपसर्ग के रूप में आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
अव्यय या उपसर्ग के रूप में आता है तो उपसर्ग भी आपको मिल सकता है, अव्यय भी मिल सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं कि कैसे आपको देखना है। देखिए उदाहरण आप एक एक करके समझते चलिए, फिर आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। जैसे आजीवन, ठीक है, आजीवन मतलब क्या होता है? आ मतलब होता है आजीवन, मतलब पूरे जीवन भर, या आप लिख सकते हैं जीवन भर या जीवन पर्यंत, ठीक है, जीवन पर्यंत, ये होता है आजीवन का अर्थ। अब आ क्या है? आ आपका हो गया उपसर्ग, ठीक है, आ आपका क्या लग गया? उपसर्ग लग गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो जीवन तो है, लेकिन क्या जीवन भर, आजीवन मतलब आ जो है उसमें आपको प्रधान दिख रहा है। यथार्थ की बात करें तो यथा धन अर्थ, ठीक है, तो यथा क्या है आपका? यथा अव्यय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यथा धन अर्थ मतलब अर्थ के अनुसार, यथा होता है के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार। यथा शक्ति वैसे ही हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। और प्रत्येक को अगर आप देखेंगे, प्रति और धन एक, इसमें आपको पता है कि संधि भी होगी। कौन सी संधि है? तो आ ई का एक इसमें होता है, देख ई का या हो गया, ठीक है, इको यड़च मतलब यड़ संधि आपका इसमें होगा प्रत्येक में। तो यहां पर संधि भी आपको पता चल गई, प्रत्येक में यड़ संधि। और प्रति आपका क्या है? प्रति आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग लगने से क्या बना? तो उपसर्ग लगने से अव्ययी भाव समास हो गया। प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? हर एक या एक एक, ठीक है, तो प्रति एक, हर एक, एक एक सब आपका हो जाएगा। अन्य उदाहरण प्रतिदिन देखिए, वही है प्रति उपसर्ग। आजन्म मतलब जन्म से लेकर। अब यहां पर एक चीज और, आजन्म और अजन्मा, ठीक है, अजन्मा दोनों में अंतर है, तो इसमें आपका ये अव्ययी भाव समास नहीं है अजन्मा में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अजन्मा में आपका मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, तो वहां पर वो देखिएगा। यहां है अनुसार, ठीक है, अनुसार मतलब कि जो सार है वो कैसा है? जैसा सार उसी के अनुसार, वैसा ही है, तो जैसा सार वैसा ही। अनुरूप मतलब रूप के अनुसार। भर पेट, भर आपका क्या है? भर प्रत्यय हो जाएगा, माफ कीजिएगा अव्यय हो जाएगा, तो भर पेट मतलब पेट भर के। प्रतिकूल तो अलग अलग करेंगे, प्रतिकूल तो प्रति क्या है? उपसर्ग हो जाएगा, और मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इच्छा के विपरीत। ऐसे ही एक आपको मिल जाएगा उपकूल, ठीक है, कूल मतलब यहां पर हो जाएगा तट, तो उपकूल मतलब तट के समीप हो जाएगा। हाँ, ये दोनों आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवाहोपरांत, विवाह धन उपरांत, तो ये यहां पर जो उपरांत वाला ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन यहां आप समझ के रखिए कि विवाहोपरांत, विवाहेतर, मृत्युपरांत ये अगर कहीं आए तो उसमें आप तुरंत अव्ययी भाव समास ही लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक। अब यहां तथा वस्तु देख लीजिए, तथा क्या है? तथा अव्यय है, ठीक है। अधि, हरि, अधि क्या है? अधि आपका उपसर्ग है। अध्यक्ष ये भी पूछा जाता है, तो अधिधन अक्ष, ठीक है, तो अधि उपसर्ग आ गया। बा इज्जत, बा उपसर्ग उर्दू वाला है, बेनाम उर्दू उपसर्ग, बा कलम उर्दू उपसर्ग है। समक्ष पूछा गया है, सम धन अक्ष, ठीक है, मतलब आंख के सामने जो होता है वही समक्ष होता है, तो ये आप प्रतिधन अक्ष, तो दोनों में सम उपसर्ग और प्रति उपसर्ग लगा है, तो दोनों में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जब संज्ञा या अव्यय पद की आवृत्ति होती है तो भी अव्ययी भाव समास होता है। कैसे? जैसे दिन दिन, ठीक है, दिन दिन मतलब हर दिन हो जाएगा। हाथों हाथ मतलब हाथ हाथ से हो जाएगा। रातों रात, पल पल, कानों कान, तो ये जो आपका होगा ना, इस तरीके का आपका जहां भी शब्द आपको मिल जाएगा, तुरंत बिना कुछ सोचे अव्ययी भाव समास। देखिए दिन दिन लगातार, अगर यही आपको दिन रात मिल जाए, ठीक है, तो दिन रात मिले जैसे तैसे आप द्वंद्व समास लगा देंगे तो वो बात अलग हो जाएगी, तो यहां अव्ययी भाव नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। द्वंद्व समास का अर्थ ही आपको यहां से समझ में आ रहा है। क्या? द्वंद्व समास का मतलब यह है कि दा दा दो बार आया ना दा, तो इसका मतलब है कि दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, ठीक है, क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अव्यय द्वंद्व समास में आपके क्या हो जाएंगे? दोनों पद जो है वो एकदम प्रधान हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जब इनका विग्रह किया जाता है तो इसमें और, या, अथवा ये आपको मिलेंगे, ठीक है, ये उसमें आपको जब उसका विग्रह आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। कैसे? यहां से दो प्रश्न आपको बनेंगे कि दोनों पद प्रधान होगा तो कौन सा बनेगा, उसके बाद जो है आपका क्या बीच में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण ही मेन है, ठीक है, क्योंकि उदाहरण आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आप करने के बाद ना हर चीज हल करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए उदाहरण देखते हैं, दूध रोटी,
तो दूध और रोटी। यहां पर जो है द्वंद्व समास का प्रकार भी है, तो ये प्रकार आपसे अलग से पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यहां इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर का मतलब होता है इतर इतर। क्या होता है? इतर इतर। इतरेतर को अलग करेंगे तो इतर इतर होगा। इतर इतर का मतलब अलग अलग। जब दो चीजें अलग अलग दी गई हो तो इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे दूध रोटी, तो यहां क्या होगा? दूध और रोटी। ठीक है, दूध और रोटी, तो ये आपका जो होगा यही होता है इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इसमें आपका और आता है, लेकिन उसमें क्या होगा? दो अलग अलग चीजें होंगी। जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, माता पिता है तो माता और पिता, बीच में क्या लगा? और, माता और पिता। नर नारी, तो नर और नारी। क्या होगा? नर और नारी। तो इसमें भी क्या आपका हो जाएगा? इसमें आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। एक शेष द्वंद्व में क्या आता है? या आता है अथवा आता है। ठीक है, मतलब एक शेष का मतलब क्या होगा? कि एक ही कोई बचेगा। ठीक है, एक शेष का मतलब क्या होगा? एक ही कोई बचेगा। जैसे भला बुरा, तो ये क्या होगा? भला और बुरा नहीं होगा, भला या बुरा। तो चाहे भला होगा चाहे बुरा होगा, एक चीज होगा। तो भला या बुरा, भला अथवा बुरा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक शेष, मतलब उसमें एक कोई आपका बचेगा तो वो एक शेष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है? समाहार द्वंद्व। देखिए यहां भी ठंडा या गर्म है, पाप और पुण्य है। मतलब ये अगर आपसे पूछे तो पाप और पुण्य होगा तो ये आपका इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहां पर होगा। और इसमें समाहार में आप देख लीजिए, जैसे कपड़ा लत्ता आता है। ठीक है, साग पात, साग पात, ये प्रश्न आपका पूछा गया साग पात वाला कि कौन सा समास है? तो साग पात, साग और पात। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, तो इससे क्या और तो है लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है। कपड़ा और लत्ता, इसको जो है बताया जा रहा है ना कि समाहार, मतलब एक पूरा का पूरा समूह है उसका। ठीक है, तो कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, साग पात, साग और पात, मतलब जितने भी साग और पात है सबका समाहार हो गया। ठीक है, तो ये समाहार द्वंद्व हो गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, एक शेष और इतरेतर और समाहार तीन प्रकार का होता है। बाकी ये उदाहरण आपने देखा। आगे जो इंपॉर्टेंट इसका विशेष उदाहरण है मैं उस पर बात करता हूं। देखिए लाभा लाभ है, क्या हो जाएगा? लाभ, इसको अलग अलग करिए तो क्या करेंगे आप? लाभ और अलाभ है। जब अलग अलग करेंगे तो लाभ और अलाभ, मतलब लाभ और हानि हो जाएगा। तो ये आपका लाभ और अलाभ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, अधर्म। देखिए जब अलग अलग करेंगे तो धर्म अधर्म आएगा। देवासुर, देव असुर, अलग अलग आया ना, देव और असुर अलग अलग आ गया। कपड़ा लत्ता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया समाहार। धनुर्बाण, धनुष और बाण, तो धनुर्बाण आपका बन जाएगा धनुष और बाण, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये भी आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या क्या है फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें उत्तर या बाद का पद प्रधान होता है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और इसमें दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। ठीक है, तो वो सब यहां पे नहीं पढ़ना है आपको, आपको सामान्य चीजें पढ़नी है क्योंकि यही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखिए तत्पुरुष में यहीं पर आपका द्विगु समास और कर्मधारय समास भी तत्पुरुष का भेद है, लेकिन उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा है कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 बताएंगे। यदि आपसे पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप 4 बताएंगे, तो अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास देखते हैं। इसमें जो उत्तर का या बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, मतलब 2 पद दिए हैं तो इधर वाला प्रधान होगा। जैसे राजा का पुत्र, तो इधर वाला पद प्रधान हो गया। ठीक है, इधर राजा है और इधर राजा का पुत्र है, ये पुत्र, तो पुत्र प्रधान है ना। जैसे जब आपसे कहा गया राजा का पुत्र, आपके दिमाग में किसकी छवि बनी? राजा की या उसके पुत्र की? तो आप कहेंगे कि नहीं, राजा का पुत्र राजपुत्र कहा गया तो पुत्र की प्रतिमा बन रही है दिमाग में। ठीक है, 1 मिनट। तो इसीलिए जो है आपका उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा इसमें देखिए जब आप समास अगर अलग अलग दिया है, ठीक है, ये अगर आपको दिया है और इसको आप समास कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं बीच का विभक्ति, तो वहां पर विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे राजा का पुत्र दिया है, इसे राजपुत्र लिखा गया तो का, ये विभक्ति चिन्ह है ना,
का है संबंध कारक, तो इसका लोप हो जाएगा जब, तो ये राजपुत्र बनेगा, मतलब विभक्ति का लोप हो गया। ठीक है, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो यहां पर जो को है इसका लोप हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह का लोप है। ठीक है, तो ये गगन चुंबी हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम गगन चुंबी हमको शब्द दिया हो, कहे कि आप इसका क्या करिए, समास विग्रह करिए, तो आप गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला लिखेंगे तो विभक्ति आ जाएगी। मतलब जब आप जो है समास करेंगे तो विभक्ति गायब होगी, और व्यास करेंगे मतलब समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति का क्या होगा, विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, जो कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कैसे, जो आपकी विभक्तियां होती हैं, आपकी 8 विभक्तियां होती हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें से कर्ता कारक को छोड़ दीजिए, कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति को छोड़ दीजिए, और अगर बात करें तो लास्ट वाला संबोधन जो कारक आपका संबोधन विभक्ति है, इसको छोड़ दीजिए, दोनों आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जितना बचेगा कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 प्रकार का क्या होता है, समास होता है। इन्हीं से समास बनता है। ठीक है, विग्रह करेंगे तो ये विभक्ति चिन्ह आएंगे, और समास करेंगे तो विभक्ति चिन्ह क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्ता ने को हटा दीजिए, तो कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, रारी रे, और अधिकरण जो है में पर। ठीक है, तो इन्हीं विभक्तियों की बात आएगी। जहां पर जिस विभक्ति का लोप होगा वही वाला तत्पुरुष समास होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जहां भी आपको विभक्ति दिख जाए वहीं पर वहां आप तुरंत क्या लगा देंगे, तुरंत तत्पुरुष समास लगाएंगे। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो आपका बनेगा कर्म तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, जिसे आप द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। क्यों द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक होता है, इसीलिए जो है इसे कर्म तत्पुरुष कहा जाता है और द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब कर्म कारक जब होगा तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है, तो इसका लोप होगा। जैसे उदाहरण देखिए, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गृहागत, गृह को आगत। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, सेकंड क्लास में आपको वो अपवाद मिलेंगे। ठीक है, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, प्राप्त उदक मतलब उदक को प्राप्त हुआ, तो ये को क्या है, विभक्ति चिन्ह। उदक मतलब जल। ठीक है, तो जल को प्राप्त हुआ, तो ये उदक, उदक प्राप्त उदक मतलब प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त हुआ। तो ये इस तरीके से जब आपको मिलेगा तो आप तुरंत लगाएंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि करण तत्पुरुष, जब आपका ये करण मतलब तृतीय विभक्ति होगी तो तृतीय तत्पुरुष भी हो जाएगा और करण तत्पुरुष भी हो जाएगा। करण का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो से या के द्वारा का जब लोप होगा तब, जैसे तुलसी के द्वारा कृत, तो इसे हम क्या कहेंगे, तुलसी कृत। ठीक है, तो यहां पर जब तुलसी के द्वारा, मैंने थोड़ा सा उल्टा इसको कर दिया है, अगर आप तुलसी कृत का विच्छेद करेंगे तो तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो के द्वारा आया आपका कौन सा है, करण तत्पुरुष, मतलब तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। यदि आपको दे तुलसी के द्वारा कृत में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तुरंत तुलसी कृत, तो ये आपका क्या हो जाएगा, के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको जैसे आपसे प्रश्न पूछता उस तरीके से रखा है। जैसे दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण का मतलब क्या, दोष से पूर्ण, दोष से भरा हुआ, तो से। ठीक है, जलावृत, जल धन आवृत, आवृत मतलब क्या होता है, घिरा हुआ, तो जल से घिरा हुआ आपका क्या हो जाएगा, जलावृत हो जाएगा। चलिए अब देखिए, जैसे यहां शोकार्थ है, शोक से आर्थ मतलब शोक से दुखी जो होगा, क्रियान्विति मतलब क्रिया के द्वारा किया गया, अन्वय किया गया। ठीक है, और जग हंसाई मतलब जग के द्वारा हंसा गया, तो जग हंसाई, तो ये आपके द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। आगे अगर हम देखें संप्रदान तत्पुरुष में क्या क्या आता है, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे इसको, देखिए जैसे विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय है। ठीक है, रसोई घर है तो रसोई के लिए घर है। न्यायालय है तो न्याय के लिए आलय मतलब न्याय के लिए घर। रंगमंच, रंगमंच मतलब नाटक का मंच होता है, तो नाटक के लिए मंच। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विधान परिषद, विधान मतलब कानून, तो कानून के लिए परिषद या विधान के लिए परिषद। देशभक्ति, तो देशभक्ति क्या है, देश के द्वारा भक्ति नहीं होती है, देश के लिए भक्ति होती है। ठीक है, और परीक्षा भवन, तो परीक्षा का भवन थोड़ी ना होता है, परीक्षा के
लिए भवन होता है ना, तो यहां पर परीक्षा भवन हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे और भी है, जैसे गौशाला है तो गाय के लिए शाला हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहां पर देख लेते हैं, जब हम इसका जो है टेस्ट करेंगे तो वहां पे और भी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। वैसे सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर होती जा रही हैं। टेस्ट जब होगा तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करें अधिकरण तत्पुरुष की, देखिए सप्तमी विभक्ति होती है तो ये सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष आप कह सकते हैं। इसका आपका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर। तो इसमें में और पर का लोप होता है। जैसे पुरुषों में उत्तम तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। शोक में मग्न तो शोक मग्न। आप पर बीती, अपने आप पर बीती, तो अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक जैसे मिला तुरंत आप कहेंगे कि ये कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह जल में समाधि, जल समाधि। देखिए जल समाधि का मतलब जल की समाधि नहीं होती है, जल में कोई समाधि लेता है ना, तो अधिकरण तत्पुरुष। वैसे ही नरोत्तम, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द। वाक चातुर्य मतलब वाणी में चतुर हो, जो बोलने में चतुर हो। तो ये आप उदाहरण ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करें कि तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास आपका इतना ही मेन है, 2-3 आपके अन्य भेद वो भी आप देख लीजिए। जैसे आपका है नई तत्पुरुष, तो अभी शुरू में ही मैंने बताया था कि आ जन्म और अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, तो उसमें नई तत्पुरुष में आप समझ लीजिए, नई में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो निषेध वाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष आप जानते ही हैं। तो पहला पद जो होता है वो निषेधवाचक मतलब नकारात्मक होता है। कैसे, जैसे अज्ञान, ठीक है, अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान ना हो, न ज्ञान। अनअवसर, अनअवसर मतलब अवसर ना हो। अनधिकार, अन मतलब न अधिकार, अधिकार ना हो। अजन्मा जिसका जन्म ही ना हुआ हो। निर्धन, निर नकारात्मक है ना, तो निर्धन हो जाएगा। अयोग्य, यहां पर आ हट गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अयोग्य जो योग्य नहीं होगा, न योग्य, अयोग्य। अन्याय, अन्याय का मतलब ना हो न्याय, तो वो अन्याय होगा। अनंत जिसका अंत न हो, तो ये नकारात्मक है ना, पहला निषेधात्मक आ रहा है ना। असभ्य जो सभ्य ना हो, तो ये आपका नई तत्पुरुष का उदाहरण। यही जितना उदाहरण आपको यहां दिया गया है, अगर आप यही उदाहरण ही पढ़ लेंगे तब भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये नई तत्पुरुष आप समझ लीजिए। अलुक तत्पुरुष भी देख लीजिए। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, तो अलुक तत्पुरुष में सीधे सीधे आप समझिएगा कि अलुक, तो यहीं से आप देख लीजिए कि आ मतलब नहीं, लुक मतलब दिखना, अंग्रेजी में लुक माने देखना होता है ना, तो अलुक जो दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, जो विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा है, कारक चिन्ह ना दिखे, वही होता है अलुक। जैसे देखिए विभक्ति चिन्ह का लोप ना होकर उसी में तिरोहित रहता है, लोप नहीं होता है, उसी में जुड़ा रहता है, वो दिखता नहीं है। जैसे क्या है, युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर का अर्थ क्या होता है, युद्ध में स्थिर। तो युद्ध, युद्ध हुआ है ना, देखिए यहां है युद्ध, तो युद्ध मतलब होता है कि युद्ध में, तो में जो है इसका जो कारक चिन्ह है ये इसी में है, ठीक है, लोप नहीं हुआ लेकिन इसी में दिख रहा है आपको, ये इसी में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर, युद्धि, युद्ध में स्थिर, ठीक है, तो ये युद्ध में क्या हो जाता है, युद्ध ही हो जाता है, मतलब कि विभक्ति चिन्ह इसी में मिल गया, लोप नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, हटा नहीं, बल्कि उसी में समाहित हो गया, तिरोहित हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए। चूहे मार, तो इसी तरह है चूहे को मारने वाला, क्या है, चूहे को मारने वाला। चूहे मार, तो चूहे मतलब चूहे को, मार मतलब मारने वाला, तो चूहे को, चूहे में क्या है, चूहे को विभक्ति सहित जुड़ गया है। इसी तरह मनसिज है, मनसिज मतलब क्या होता है, मन में उत्पन्न होने वाला। सरसिज, सर में उत्पन्न होने वाला। मृत्युंजय, मृत्युम धनजय मतलब कि मृत्यु पर विजय जो होता है, तो यही होता है मृत्युंजय। तो मृत्युम धनजय, तो मृत्युम में जो म है, मृत्यु में मृत्यु पर जय, तो वही आपका मृत्युंजय हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष, ठीक है। इसी तरह धनंजय है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आदि नहीं है, आदि तो लगाया गया है कि और भी शब्द आएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक और आपका समास है, समास कौन सा, उपपद। देखिए उपपद तत्पुरुष समास, तो उपपद में क्या होगा कि जिस समास का अंतिम पद कृदंत, ऐसा कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कार, ठीक है, तो जो आपका उत्तर पद इसमें है, देखिए अंतिम पद मतलब उत्तर पद जो है ये कार है। अब कार का स्वतंत्र से कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, वो चलाने वाला कार नहीं भैया,
स्वतंत्र प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। तो कुंभकार है या स्वर्णकार है, इस तरीके से जब शब्द आते हैं तो उपपद तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, जैसे जलज है, जल में जन्म लेने वाला जलज है, ये भी ध्यान। दिनकर, दिन को करने वाला कर है। चर्मकार, कार मतलब करने वाला। नभचर, नभ में चरने वाला मतलब चलने वाला। फलदायी, देने वाला। तो ये कृदंत है जो लास्ट में आते हैं, लेकिन अलग से इनका प्रयोग बहुत ही कम, मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ये आपका उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से एक होता प्रादि तत्पुरुष। ठीक है, वो मैंने यहां दिया नहीं है, तो जिसमें प्र आता है वही प्राद तत्पुरुष होता है। प्रादि तत्पुरुष तो वो भी जैसे प्रचलित है। ठीक है, तो प्रचलित अगर दिया है तो ये इसमें जो आपका प्र आएगा ये प्रचलित मतलब प्रादि तत्पुरुष में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष समास का पूरा है। अब इसमें से, इससे बाहर आपका तत्पुरुष समास एक भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो तत्पुरुष समास आपका कंप्लीट एकदम हो जाएगा। बाकी जितने भी आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी जो है टेलीग्राम परिवार, टेलीग्राम चैनल स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, टाइम ये 8 ही बजे होनी थी, लेकिन पीपीटी तैयार करने में थोड़ा सा समय लग गया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन फिर से जो है ये क्लास आपको टाइम से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।